पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक मेरे ख्याल में हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन। आज हम इसको आगे डिस्कस करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक पढ़ा था जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा टाइप अभी रहता है बेटा। ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है बेटा, थर्ड टाइप है, इसको कहा जाता है डायनामिक फ्रिक्शन बेटा। अब ये डायनामिक फ्रिक्शन क्या होती है? देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट में उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होती है उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बराबर होती है अप्लाइड फोर्स के। जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, रफनेस ऑफ सरफेसेस पे। ये चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब अगर हम देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है बेटा। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे ले जाए तो काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन का मकसद होता है कि जब बॉडी मूव करती है तो मोशन के दौरान उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको हम कहते हैं कि ये डायनामिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो मोशन के दौरान उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको कहा जाता है डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन बेटा, फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन is called डायनामिक, या इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो मोशन के दौरान उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। अब बेटा, बॉडी दो तरह से मूव कर सकती है, सॉलिड बॉडी दो तरह से मूव कर सकती है। इसमें एक हो सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी स्लाइड करे। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, इस तरह से जो ब्लॉक होते हैं, अगर इस तरह से कोई ब्लॉक जैसी चीज है जो रोल नहीं कर सकती, इसको अगर आप इस तरह से मूव करोगे, फोर्स लगाओगे, तो इसको जो फ्रिक्शन आएगी ये फ्रिक्शन स्लाइडिंग होगी। वो फ्रिक्शन जो तब पैदा होती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, तो ऐसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है बेटा। और दूसरी होती है बेटा इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। दूसरी होती है बेटा इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन तब होती है बेटा जब कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है इस तरह से बेटा। कोई स्फेरिकल चीज हो बेटा, अगर वो इस तरह से रोल करती है तो उसको जो फ्रिक्शन आएगी उसको कहा जाता है बेटा कि ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो बेटा ये तीसरी किस्म हुई। एक हमारे पास किस्म हुई स्टैटिक फ्रिक्शन,
एक हमारे पास जो फ्रिक्शन हुई वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुई, और एक जो हुई हमारे पास ये काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में आप कहोगे कि काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन की फर्दर दो किस्में होती है। एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होती है रोलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी इस तरह से स्लाइड करे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये बॉडी इस तरह से रोल करे तो यही फ्रिक्शन क्या बन जाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन बन जाएगी। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। जब स्लाइडिंग के दौरान जो अपोजिशन आती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो किसी भी चीज के रोल करने से जो फ्रिक्शन आती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। अब बेटा जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना वो सबसे कम होती है। जब बॉडी रोल करती है तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ये रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है। सबसे ज्यादा जो वैल्यू फ्रिक्शन की होती है वो होती है लिमिटिंग की। उसके बाद जब बॉडी मूव करती है तो फर्दर जो होती है वो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो फ्रिक्शन जो होती है बेटा वो कम हो जाती है। तो मैं पहले ये पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास बेटा जो है वो डायनामिक फ्रिक्शन या रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा, डायनामिक फ्रिक्शन उसमें दोनों आ सकती हैं बेटा, डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन is less than limiting friction बेटा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कह सकते हैं बेटा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग ग्रेटर देन जो है वो फ्रिक्शन काइनेटिक बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। बाकी जो वैल्यू होती है इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है ये आप कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने कल एग्जांपल किया था कि 1 न्यूटन लगाओगे तो 1 न्यूटन होगी, 2 न्यूटन लगाओगे तो 2 न्यूटन, इसलिए उसकी कंपैरिजन यहाँ पे नहीं की जा सकती। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, काइनेटिक फ्रिक्शन की और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ये जो है वो इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। इसलिए हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि म्यू के जो होता है वो लेस होता है म्यू एस। एस मीन्स लिमिटिंग बेटा, यहाँ पे एस किसको जाहिर करता है बेटा, यहाँ पे म्यू एस मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है। तो जो म्यू होता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन का ये भी लेस देन हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है बेटा। तो इस सेंस में आप इसको देख सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उससे रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है। कि जब कोई भी चीज रोल करती है तो उसको कम फ्रिक्शन आती है। जैसे मुख्तलिफ हेवी चीजें जो होती है, जैसे टेबल्स होती है या फर्नीचर वगैरह होता है या कंप्यूटर की टेबल वगैरह होती है, उसके अंदर आप देखते हैं कि व्हील लगे होते हैं। हेवी जो फर्नीचर वगैरह होता है या मुख्तलिफ चीजें होती हैं उनके अंदर ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसके अंदर देखें व्हील लगाए जाते हैं। व्हील इसलिए लगाए जाते हैं कि उसके अंदर
जो फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन पैदा की जाती है। क्योंकि ऐसे अगर आप किसी भी चीज को, फर्नीचर वगैरह को मूव करवाओगे और वो इस तरह से स्लाइड होगा, तो स्लाइडिंग के दौरान उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन आएगी, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। जब किसी भी मूविंग बॉडी के अंदर फ्रिक्शन को कम करना होता है तो उसके मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में, जैसे गाड़ियां वगैरह होती है इनके व्हील लगे होते हैं। तो इस तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट किया जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो रोलिंग फ्रिक्शन में इसलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम आती है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए बेटा, जब आपको पता है कि फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है, रफनेस होती है। इसलिए अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी तो इस तरह से ये एलिवेशन डिप्रेशन फंसेंगी और इस तरह से फिर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह से। लेकिन जब कोई बॉडी रोल करती है ना, तो रोलिंग के अंदर ये बॉडी जब इस तरह से रोल करती है तो ये एलिवेशंस और डिप्रेशंस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इस तरह से निकल जाती है। तो रोल करने की वजह से ये एलिवेशन डिप्रेशन एक दूसरे से इजीली निकल जाती है, जबकि स्लाइड करने से ये इस तरह से जब निकलती है तो ये ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। मैं इसको लिख लेता हूं कि रोलिंग फ्रिक्शन ये लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बेटा। तो ये हो गई हमारे पास बेटा काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन बेटा। अब हम करते हैं बेटा, जो हमारा इसी के अंदर एक छोटी सी बात दी गई है कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है बेटा। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है बेटा। देखिए बेटा, अब हमने ये डिस्कस करना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक बॉडी है और आप ये कह लें कि ये बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। इस तरह से ये एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी है बेटा। अब देखें, ये इसके ऊपर लगता है वेट बेटा, वेट इसका सीधा डाउनवर्ड लगेगा और इसके अंदर इस तरह से बेटा ये इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये जो है हमारे पास वेट और नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर इस बॉडी के ऊपर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करें, अगर हम इस तरह से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें बेटा, और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि यहां से फ्रिक्शन पैदा होगी बेटा, ये फ्रिक्शन पैदा होगी और ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन आता है ना, वो भी इस सरफेस की वजह से आता है। ये आप समझे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और इस सरफेस का रिएक्शन आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर बेटा। वेट सरफेस पे एक्ट करता है और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की वजह से बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। ठीक है, अब जब ये बॉडी मूव करती है तो यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होती है बेटा। अब ये जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो भी किस वजह से आती है, इस सरफेस की वजह से आती है, क्योंकि सरफेस रफ होता है और जब ये बॉडी मूव करने की कोशिश करती है तो यहाँ पे इसके अंदर रफनेस की वजह से फ्रिक्शन आती है। तो आप कहोगे
कि जब ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर पड़ी है तो इस सरफेस की तरफ से इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस आती है। एक फोर्स आती है नॉर्मल रिएक्शन की और दूसरी कौन सी आती है? दूसरी फोर्स आती है फ्रिक्शन की। ठीक है, दो फोर्सेस यहाँ पे पैदा होती है, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स आती है और दूसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और दोनों फोर्सेस जो होती है ये किस वजह से आती है बेटा? ये दोनों फोर्सेस जो होती है ये नॉर्मल, ये जो सरफेस है इसकी वजह से आती है। अब इन दोनों फोर्सेस है, फ्रिक्शन भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है। अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे निकल आएगा बेटा। देखिए आपको पता है वेक्टर डायग्राम के मुताबिक बेटा ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से, और ये हमारे पास है बेटा इस तरह से, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इन दोनों का बेटा इसको कहा जाता है रिजल्टेंट रिएक्शन, इसको कहा जाता है रिजल्टेंट रिएक्शन बेटा। क्योंकि ये फ्रिक्शन भी सरफेस की वजह से होती है और नॉर्मल रिएक्शन भी किस वजह से होता है बेटा? सरफेस की वजह से होता है। तो दोनों कंबाइन होके एक कंबाइंड रिएक्शन बनाते हैं, जिस कंबाइंड रिएक्शन को कहा जाता है रिजल्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन होता है वो यहां पे बनता है बेटा। ये रिजल्टेंट रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे बेटा रिजल्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये दो फोर्सेस जो सरफेस की वजह से आती है ना, उन दोनों का रिजल्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट रिएक्शन है। किसका? इनका वेक्टर जो फ्रिक्शन का होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन का होता है। अब ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को कहा जाता है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बेटा। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहा जाता है बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मकसद है वो एंगल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, ये रिजल्टेंट रिएक्शन जो होता है जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है, उसको कहा जाता है कि ये जो है ये हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बेटा। तो आप कहोगे एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन बेटा, रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन की जो रिजल्टेंट रिएक्शन होता है उसकी एंगल बेटा, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, आप इसको इस तरह से बना ले बेटा। देखें ये हो जाएगा, ये हमारे पास होगा नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन है। ये एंगल हो जाएगी बेटा इस तरह से, ये एंगल थीटा जो होती है बेटा, इसको हम कहते हैं कि ये जो थीटा होती है ये हमारे पास जो है बेटा ये है जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर आप वेक्टर डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये साइड भी जो होगी बेटा, ये साइड को आप इस तरह से कर सकते हैं फ्रिक्शन बेटा, ये इस तरह से हो जाएगी। क्योंकि बेटा वेक्टर डायग्राम के मुताबिक हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करोगे तो फ्रिक्शन के वेक्टर को उठा के जब आप यहाँ पे लगाओगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बेटा 90 डिग्री बन जाएगी। और इस ट्रायंगल के मुताबिक बेटा ये हमारे पास है रिजल्टेंट रिएक्शन। इस बेटा ट्रायंगल के मुताबिक नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू रिजल्टेंट रिएक्शन आ रहा है। देखिए बेटा
नॉर्मल रिएक्शन का जहां पे हेड होता है वहां से फ्रिक्शन का टेल शुरू होता है, मींस नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑर्डर में है और ये रिजल्टेंट रिएक्शन आउट ऑफ ऑर्डर है, तो आप इस तरह से वेक्टर सेंस में लिख सकते हैं। अब अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां से कैलकुलेट करें बेटा, तो यहां से आप टेन थीटा कर सकते हैं बेटा। टेन थीटा हो जाएगा बेटा, टेन थीटा होता है बेटा, थीटा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेटा इस तरह से आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला टेन थीटा होगा फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन बेटा। क्योंकि बेटा ये एक ट्राइंगल बनेगा, चले मैं यहां पे बना लेता हूं, यहां पे इसमें मैं बना लेता हूं बेटा। ये देखें, ये आ जाएगी फ्रिक्शन बेटा, ये क्योंकि ये फ्रिक्शन है, इसको उठा के आप यहां पे लगा सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का हेड है और फ्रिक्शन का बेटा टेल है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप वेक्टर डायग्राम के मुताबिक आप कह सकते हैं ये रिजल्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो इसके अंदर बेटा नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये इसका रिजल्टेंट है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू रिजल्टेंट रिएक्शन बेटा, इस तरह से। और यहां से भी आप निकाल सकते हैं बेटा, थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर टेन थीटा लोगे तो टेन थीटा होती है बेटा फ्रिक्शन अपॉन आर, और फ्रिक्शन होती है बेटा म्यू इंटू आर अपॉन आर बेटा, कैंसल हो जाएगा। तो यहां से आप कर सकते हैं बेटा कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू बेटा, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होती है ये आप कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू बेटा, ये आ जाएगी इस तरह से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होती है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो आपके एसटीबी के अंदर इसका जिक्र किया हुआ है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास सॉलिड फ्रिक्शन जो होती है वो खत्म होती है बेटा। इसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए बेटा वैसे तो फ्लूइड डायनामिक्स जो होती है, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जहाँ पे एरोप्लेन्स होते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जहाँ पे ये मुख्तलिफ गाड़ियां वगैरह चलती हैं, ठीक है, और शिप्स वगैरह बनाते हैं, पानी में चलती हैं। तो ये एक बड़ी फील्ड होती है फ्लूइड डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड्स के अंदर जब बॉडीज मूव करती है तो उनके अंदर कौन सी फ्रिक्शन, उनका कौन सा बिहेवियर होता है, तो उसको स्टडी किया जाता है। जैसे एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, तो एरोप्लेन कैसे उड़ रहे हैं, किस तरह से ये मैनेज हो पा रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आती है। फ्लूइड डायनामिक्स का एक पूरा चैप्टर जो है ये अलग से मौजूद है पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, सिंध के अंदर नहीं है, ठीक है। सिंध के जो है वो बुक्स नए आ रहे हैं, इस ईयर जो होगी नई फर्स्ट ईयर, लेकिन उसके अंदर भी फिजिक्स का बुक नया नहीं आ रहा, बाकी सब्जेक्ट्स के बुक्स जो है वो न्यू आ रहे हैं और नए पैटर्न पे आ रहे हैं। फिजिक्स स्टिल 1857 से शुरू हुआ है, वैसा का वैसा रहेगा। अब देखते हैं आगे के फिजिक्स को कब चेंज करते हैं। बहरहाल तो अपनी फिजिक्स यही रहनी है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके चेंज हो रहे हैं। तो देखिए बेटा ये जो है हमारे पास जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन किसको कहा जाता है या फ्लूइड फ्रिक्शन होती क्या है। देखिए बेटा आपको पता है फ्लूइड किसको कहा जाता है। देखिए बेटा फ्लूइड का मकसद है लिक्विड या गैसेस बेटा, लिक्विड या गैसेस को हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो जब कोई भी बॉडी इन फ्लूइड्स के अंदर मूव करती है, जैसे गाड़ी होती है, बाइक होती है, मुख्तलिफ चीजें इन फ्लूइड्स के अंदर मूव करती हैं, तो उनको भी एक उन फ्लूइड्स की वजह से अपोजिशन आती है, जिसको हम कहते हैं कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन है, या इसको हम विस्कस ड्रैग भी कभी कभी कहते हैं,
और विस्कोसिटी भी कहते हैं। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी बेटा। तो ये होती है फ्लूइड फ्रिक्शन। या बेटा जो फ्लूइड्स होते हैं वो खुद जब फ्लो करते हैं तो उनके लेयर्स के दरमियान, फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान भी एक फ्रिक्शन होती है जिसको बी फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। तो आप इसको सिंपली इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई भी सॉलिड की बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर मूव करे या फ्लूइड के अपने लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा। तो आप इसको सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि इस तरह से जो है वो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स बेटा। बेटा फ्लूइड्स की वजह से इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा। वो फ्रिक्शन जो फ्लूइड की वजह से आती है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है बेटा। अब फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर आपको पहले पता होना चाहिए बेटा कि ये अपथ्रस्ट क्या है बेटा। अपथ्रस्ट जो है ये क्या होती है बेटा। देखिए बेटा, जिस तरह से जो कोई भी सॉलिड बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो उस सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आता है। जैसे आप जमीन के ऊपर हो, आपको एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजें जब मुख्तलिफ सरफेसेस के ऊपर होती हैं तो उनको मुख्तलिफ सरफेसेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आता है। इसी तरह से बेटा जब कोई पानी के अंदर कोई चीज इस तरह से तैर रही होती है या एरोप्लेन होते हैं जब वो उड़ रहे होते हैं तो इस एयर की वजह से या लिक्विड की वजह से आप कह लें, अब ये मुनासिब टर्म तो नहीं है लेकिन आप कह लें कि जिस तरह से सॉलिड की चीज नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है इस तरह से जो फ्लूइड एक नॉर्मल रिएक्शन पैदा करता है उसको अपथ्रस्ट कहा जाता है बेटा। सपोज करें बेटा कि इस तरह से हमारे पास आप ये जो है वो ये एक बर्तन है, इसके अंदर पानी है बेटा। इसके अंदर अगर इस तरह से बेटा वाटर है, ठीक है, इस तरह से वाटर है और इसके ऊपर कोई इस तरह से चीज पड़ी हुई है बेटा। इसके ऊपर कोई चीज इस तरह से तैर रही है बेटा, इस तरह से। तो बेटा क्या होता है, वेट इसकी तरफ इस तरह होता है और इस फ्लूइड की वजह से इस बॉडी को इस तरह से बेटा एक अपथ्रस्ट आती है ऊपर की तरफ, जो है वो एक रिएक्शन आता है फ्लूइड की तरफ, वजह से उसको कहा जाता है अपथ्रस्ट बेटा। जैसे कोई बेटा इस तरह से बाल वगैरह हो, आप पानी के अंदर छोड़ोगे तो वो तैरने लगेगा। वो इसलिए तैरता है कि उसका वेट उसको अंदर पानी के अंदर जो है वो ले जाना चाहता है, लेकिन पानी की वजह से एक अपथ्रस्ट आती है जिसकी वजह से वो बैलेंस होता है। इसी तरह से जिस तरह से किसी भी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर वेट है और इसकी वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो फ्लूइड की वजह से भी इसी तरह की एक चीज होती है जिसको कहा जाता है कि ये अपथ्रस्ट है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब कोई भी बॉडी इस तरह से होती है तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होते हैं बेटा। इसके अंदर वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है। और अगर कोई भी चीज बेटा इस तरह से तैर रही है, मीन्स वो न पानी के अंदर इस तरह से डूब नहीं रही, वो पानी के ऊपर तैर रही है बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर बेटा इसको कहा जाता है वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट बेटा। तो इस कंडीशन के अंदर कि जब कोई भी बॉडी पानी के ऊपर तैर रही होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ये अपथ्रस्ट और वेट एक दूसरे के बैलेंस है, तभी ये चीज जो होती है ये इसके अंदर डूबती नहीं है। और अपथ्रस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती ये हमारे पास है नहीं। जैसे मैट्रिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये इसका एरिया कितना होता है जो बॉडी तैर रही है, और कितने पानी को वो डिस्प्लेस करती है, कितनी विस्कोसिटीज वगैरह होती है। तो ये एक अलग सिस्टम होता है कि अपथ्रस्ट किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास वेट और अपथ्रस्ट। अब ये जो बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन है इसको ज्यादा स्टडी किया था स्टोक्स ने,
और इसके बारे में स्टोक्स ने एक लॉ बनाया जिसको कहा जाता है स्टोक्स लॉ बेटा। ठीक है, तो अब आप हम डिस्कस करेंगे बेटा कि इसके बारे में जो स्टोक्स लॉ है ये क्या कहता है बेटा। अब इसने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, इसने एक्सपेरिमेंट किया और इसने क्या किया बेटा, इस तरह से जो है वो, या मैं उस साइड पे लिखता हूं बेटा, थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, मैं यहां पे इसकी पॉइंट लिख लेता हूं। स्टोक स्टडीड फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, और फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है बेटा, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन बेटा, ये किस पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है बेटा विस्कोसिटी, दूसरा डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे, क्योंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तीसरा डिपेंड करती है बेटा एरिया, और चौथा डिपेंड करती है बेटा जो है वो वेलोसिटी पे। कैसे होती है आगे स्टोक्स लॉ के अंदर जो है वो करते हैं बेटा। देखिए बेटा, स्टोक्स लॉ के अंदर स्टोक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह से उसने क्या किया बेटा, एक सिलेंडर लिया और उसके अंदर उसने मस्टर्ड ऑयल रखा बेटा, मीन्स ऐसी चीज जिसकी थोड़ी विस्कोसिटी ज्यादा है बेटा। इस तरह से ये इसने बेटा एक सिलेंडर लिया, गिलास का, शीशे का एक बड़ा सा सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के अंदर बेटा इसने मस्टर्ड ऑयल फिल किया। इस तरह से बेटा एक सिलेंडर था बेटा, ये हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है जिसके अंदर बेटा इसने इस तरह से मस्टर्ड ऑयल जो है वो, आप कह सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जिसकी वेलोसिटी सॉरी विस्कोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, वो इस तरह से फिल कर दिया बेटा। ये फिल करने के बाद इसने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की मुख्तलिफ रिजल्ट्स दी जो मैंने लिख दी हैं। उन रिजल्ट्स को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ बेटा। अब इसने क्या किया कि इसके अंदर एक इस तरह से बेटा स्टील का बाल, छोटा सा स्टील का बाल ड्रॉप किया बेटा। इसने यहां पे इस तरह से छोटा सा स्टील का बाल, इसने इस तरह से छोटा सा स्टील का बाल उसके अंदर ड्रॉप किया, जेंटली ड्रॉप किया। जेंटली ड्रॉप का मकसद है ऐसे उसके ऊपर छोड़ा तो वो उसको जेंटली ड्रॉप कहते हैं। अब बेटा जैसे ही इसने छोड़ा तो इसने देखा कि सपोज करें इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसने 0 दी। इसने एक अजीब फिनोमिना नोट की। इसने ये फिनोमिना नोट की कि इस तरह से जैसे ही उसने बाल ड्रॉप किया तो बाल उस मस्टर्ड ऑयल के अंदर जाने लगा और एक्सीलेट करने लगा। सपोज करें ये थोड़ी देर के बाद ये बाल आ गया बेटा यहाँ पे, ये बाल यहाँ पे पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी v2 बन गई 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स इसने एक्सीलेट किया, नीचे आते हुए एक्सीलेट किया। और उसके बाद इसने देखा थोड़ी देर के बाद ये बाल यहाँ पे पहुंच गया और उसकी वेलोसिटी बन गई बेटा इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद इसने देखा कि ये बाल यहाँ पे आके पहुंचा और इसकी वेलोसिटी बन गई 18 मीटर पर सेकंड इस तरह से। और थोड़ी देर के बाद ये बाल इस तरह से आके पहुंचा और इसकी वेलोसिटी बन गई 20 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, ये सेम वेलोसिटी के साथ इस तरह से बॉटम की तरफ जा रहा है। अब वेलोसिटी 6 भी 20 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी 7 भी 20 मीटर पर सेकंड है। इसने ये बिहेवियर नोट किया बाल का कि इस तरह से बाल को जब मस्टर्ड ऑयल के अंदर इस तरह से जेंटली ड्रॉप करते हैं तो बाल जो होता है
वो एक्सीलेट करता है, एक्सीलेट करने के बाद एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचता है, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये बाल जो मूव कर रहा है, ये बाल मूव कर रहा है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, ये बाल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बेटा, जबकि यहां से लेकर यहां तक ये बाल जो होता है वो एक्सीलेट कर रहा है, इसके अंदर एक्सीलेशन है। आप देख सकते हैं बेटा यहां पे डेल्टा वी है 10 मीटर पर सेकंड बेटा, यहां पे डेल्टा वी जो है ये बेटा हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, डेल्टा वी है बेटा 3 मीटर पर सेकंड, डेल्टा वी है इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, डेल्टा वी है 0, डेल्टा वी है 0। अब यहां से लेकर यहां तक डेल्टा वी है बेटा, डेल्टा वी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मीन्स डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है बेटा, एक्सीलेशन तो पैदा हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग एक्सीलेशन है, रिटार्डेशन नहीं है बेटा। रिटार्डेशन होती तो ये बाल क्या करता, स्लो डाउन होता, बाल इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, डिक्रीजिंग एक्सीलेशन है। तो ये फिनोमिना क्यों हुई, इसको एक्सप्लेन किया जो है वो स्टोक्स ने, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो कोई भी चीज जब हम इस तरह से छोड़ते हैं वो तो नीचे एक्सीलेट करती है, उसकी एक्सीलेशन कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाती है। फ्री फॉल के अंदर तो ऐसे ही होता है, हवा के अंदर कोई छोटी सी चीज थ्रो करते हैं उसका बिहेवियर तो यही होता है, लेकिन स्टोक्स ने सोचा इस फ्लूइड के अंदर ऐसा क्यों होता है। तो स्टोक्स इस नतीजे पे पहुंचा कि एक्चुअली ये होता है कि इसके अंदर फ्लूइड के अंदर इस बाल को एक फ्रिक्शन आती है। ठीक है, अब ये पहले बाल ने एक्सीलेट किया और एक्सीलेट करने के बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे क्यों पहुंचा। तो बेटा स्टोक्स ने इससे ये रिजल्ट जो है वो ली कि पहले क्या था बेटा, पहले ये था जब ये यहां पे था बेटा इस जगह पे बेटा, तो ये वेट था और यहां पे इसको एक अपथ्रस्ट लग रही थी और ये फ्लूइड फ्रिक्शन इसके अंदर थी बेटा, क्योंकि जैसे ही ये इस तरह से इस मस्टर्ड ऑयल के अंदर गया तो बेटा वेट इस बॉडी को मस्टर्ड ऑयल के अंदर मूव करवाया, तो मस्टर्ड ऑयल की वजह से एक उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगी और दूसरा क्या लगा, इसके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन लगी। फ्लूइड फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड था, वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था। तो यहां पे वेट जो था, यहां पे वेट जो था इस बॉडी का जो वेट है बेटा ये ग्रेटर देन था फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस अपथ्रस्ट। यहां पे बेटा वेट ज्यादा होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट बेटा इनका दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों वेट को अपोज कर रहे हैं, ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, फ्लूइड फ्रिक्शन ये अपथ्रस्ट और फ्लूइड फ्रिक्शन दोनों इसकी मोशन को अपोज कर रहे हैं। अपथ्रस्ट तो फ्लूइड की होती है, उसका तो मोशन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ना फ्लूइड, इसका ताल्लुक मोशन के साथ है। तो बेटा यहाँ पे वेट ज्यादा था और फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस अपथ्रस्ट दोनों की सम जो थी वो वेट से कम थी, इसलिए इस बाल ने नीचे एक्सीलेट किया। ठीक है, ऐसा हुआ। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। यहां पे क्या हो जाता है, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो जाता है इस एरिया के अंदर। यहां पे तो वेट और अपथ्रस्ट क्या हो जाते हैं बेटा, सॉरी, यहां पे जो वेट होता है बेटा ये बराबर हो जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस अपथ्रस्ट, यहां पे बराबर हो जाता है और यहां पे क्या हो जाता है, वेट ग्रेटर होता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रहा है। अगर नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रहा है मींस वेट ज्यादा है और ऊपर वाली फोर्सेस क्या है, कम है, तभी इसने एक्सीलेट किया। अब यहां पे क्या हुआ इसको कि ये इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों बन गई बेटा,
इसलिए बेटा इससे ये रिजल्ट आती है कि जैसे जैसे बॉडी ने एक्सीलेट किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होती गई, बढ़ती गई। और वेलोसिटी के बढ़ने से अपथ्रस्ट तो नहीं बढ़ेगी, अपथ्रस्ट का ताल्लुक वेलोसिटी से नहीं है। तो फिर क्या बढ़ा, तो फिर फ्रिक्शन बढ़ गई, और फ्रिक्शन बढ़ती गई और वेट को वो बैलेंस करती गई। नतीजा ये निकला कि जब फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट दोनों की सम वेट के बराबर हो गई तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, बॉडी की वेलोसिटी जो हो गई वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इन अकॉर्डेंस विथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर किसी भी मूविंग बॉडी पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इसको कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, मींस वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से गेन करता है उसको कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट स्टोक का पहली बात ये बताता है कि फ्लूइड के अंदर जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन आती है। दूसरी बात हमें ये बताती है कि जैसे जैसे बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव करेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। और इसका रिजल्ट ये आएगा कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, और अपथ्रस्ट और फ्लूइड फ्रिक्शन जब दोनों मिलके वेट के बराबर हो जाएंगी तो फिर उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी और वो बॉडी फर्दर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जिस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है इसीलिए किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और एरिया पे डिपेंड करती है। क्योंकि जितनी किसी भी बॉडी की एरिया ज्यादा होगी ना उससे ज्यादा फ्लूइड जो होगा वो इस तरह से डिस्प्लेस होगा और ज्यादा फ्रिक्शन आएगी। तीसरा डिपेंड करती है बेटा विस्कोसिटी से, जितना कोई भी फ्लूइड विस्कस होगा उसके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन आती है। और विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इसलिए जो है वो आप कहते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है बेटा। टर्मिनल वेलोसिटी का आप कहोगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन्ड बाय बॉडी बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो बॉडी की तरफ से गेन की जाती है उसको कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। ठीक है, अब कल इसका आखिरी टॉपिक करेंगे बेटा, इंक्लाइंड प्लेन और 4th चैप्टर इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। अब बेटा 5 मिनट ब्रेक कर ले, 9:15 पे जो है वो आपकी इंटरेस्टिंग क्लास